नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था। इसकी स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। गोखले ने इस संघ का गठन करने के लिए दक्कन शिक्षा समाज छोड़ दिया था। यह संघ शिक्षित भारतीयों के एक छोटे समूह के द्वारा बनाया गया था। इस संघ के गठन का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा के लिए कई अभियान चलाई। अछूता, भेदभाव, शराबखोरी, गरीबी और महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दों को उठाया गया था। हितवाद पत्रिका था जो इस संघ के माध्यम से प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा कितना है। तो 17 से 18 वर्ष हो जाएगा। देखिए, यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा 17 से 18 वर्ष है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 1979 में जापान के योकोहामा में शुरू हुआ था और 1990 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2001 में बाकू अजरबैजान में शुरू हुई थी और 2007 में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पर। तो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। देखिए, गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। किसी न किसी रूप में यह पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। गण भगवान शिव का पर्याप्त है और गौरी या गौर देवी पार्वती का प्रतीक है जो भगवान शिव की दिव्य पत्नी है। गणगौर दोनों के मिलन का उत्सव है और वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक प्रणाली है। कौन सा। तो ये संसदीय प्रणाली हो जाएगा। देखिए, संसदीय प्रणाली, भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक संसदीय प्रणाली है। भारत में संघ और एकात्मक घटकों के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली मौजूद है। यह एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र के संवैधानिक नेता राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अनुमोदित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, देश पर शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। देखिए, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा व्यापार विशेष अधिकारों के व्यापक दुरुपयोग से सिराज नाराज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला के खिलाफ लगातार गलत कार्य करने के कारण ही 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में प्लासी की छोटी बस्ती के करीब भागीरथी हुगली नदी के तट पर सेनाएं एक साथ आ गई थी और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव की जो 3000 सैनिकों की सेना ने सिराजुद्दौला को 50,000 योद्धाओं, 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों को नष्ट कर दिया था और 11 घंटे में लड़ाई क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला हारकर भाग गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो उत्सव है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। देखिए, 100 ड्रम महोत्सव, ठीक है, 100 ड्रम महोत्सव का जो वांगला फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। वांगला महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में एक पारंपरिक त्यौहार है। 10 ढोल के साथ 30 नर्तकियों का एक समूह होगा और इसे 10 समूह होंगे। इस प्रकार कुल 100 ढोल वादक और 300 नर्तक मिलकर बनाते हैं जिसे अब 100 ड्रम वांगला महोत्सव के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष नवंबर के माह के दौरान 3 दिनों के त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए साधारण गारो लोग सीजन के लिए समृद्ध फसल के साथ मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मिस्सी सालजोंग या पट्टीकीपा या रोगिंगपा महादाता का आभार और सम्मान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। देखिए, थॉमस कप पुरुष टीमों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1948 में आयोजित किया गया था और इसका नाम पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशासक सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया था। यह टूर्नामेंट हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें अलग अलग देशों की टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। थॉमस कप को उबेर कप के महिला टीमों और BWF विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत खिलाड़ियों के साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बैडमिंटन योजनाओं में से एक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत अधिक नहीं होगा। तो 15% से अधिक नहीं होगा।
देखिए, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या इस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। राज्य की जनसंख्या के आकार के आधार पर एक विधानसभा के अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम सदस्य 60 निर्धारित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम संख्या जो 30 तय किया गया है, और मिजोरम, नागालैंड की जो स्थिति में यह क्रमशः 40 और 46 तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा कि जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र महिला और लिंग समानता के लिए संस्था के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, ये अनिता भाटिया को नियुक्त किया गया था, अनिता भाटिया को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 30 मई 2019 को भारत की अनिता भाटिया को संयुक्त राष्ट्र महिला और लिंग समानता के लिए संस्था के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया। उन्हें सहायक महासचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था, संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और साझेदारी के लिए। उन्होंने कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक समूह के निजी क्षेत्र की शाखा के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया। उसके बाद जान लीजिए कि सुश्री भाटिया ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में कला स्नातक, येल विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से कानून में ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है कि भारत के कौन से जैव आरक्षित क्षेत्र विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन, तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं है, तो मानस जो है ये नहीं है। देखिए, यह असम में स्थित है, ठीक है, और इसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और दारंग जिले के कुछ हिस्से में शामिल है। यह बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख भाग है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और यह मानस नदी के तट पर स्थित है जो भूटान में बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कि निम्न में से कौन एप्पल इंक डॉट के साथ संस्थापक के रूप में संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मार्क जुकरबर्ग ये संबंधित नहीं है। देखिए, उन्होंने 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय फेसबुक लॉन्च किया, जो बाद में सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। वह वर्तमान में मेटा, पूर्व में फेसबुक inc के CEO के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ओक्यूलस ये सभी शामिल है। फेसबुक का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, यह दिवस मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच मतदान के महत्व को बढ़ावा देना था। यह दिवस पहली बार भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर मनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय जो है वो नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि वाशिंगटन DC में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय कवि कौन थे? तो अभय के थे। देखिए, अभय के पहले भारतीय कवि थे जिन्हें वाशिंगटन DC स्थित प्रतिष्ठित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताएं रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह न केवल एक कवि है बल्कि एक राजनीतिज्ञ भी है, जो अलग अलग भारतीय दूतावासों में अपनी सेवाएं देकर अपने वैश्विक साहित्यिक उपस्थिति को बढ़ावा रहे हैं। अभय के अर्थ एंथम लिखने के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देता है और जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें दक्षिण एशियाई कविता में उनके योगदान के लिए सार्क साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे लिया गया है? तो ये देखिए आयरलैंड देश से लिया गया है। देखिए, आयरलैंड ने स्पेनिश संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP को उधार लिया गया था। DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए दिशा निर्देश को रेखांकित करते हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत DPSP कानूनी रूप से अदालत में लागू नहीं होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 37 घोषित करता है कि वे देश के शासन में स्वयं मौलिक अधिकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि कितना हो जाएगा? तो देखिए 1000 रुपये हो जाएगा। देखिए, अटल पेंशन योजना 2015 में एक भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता है। सदस्य अपने योगदान और प्रवेश के समय की आयु के आधार पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि सरकारी सह योगदान पात्र ग्राहकों के लिए सरकार 5 वर्ष जो कि 2015 से 2020 तक की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50% या फिर 1000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो या का सहयोग प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लिखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा तो उन्होंने कौन सा नाम इस्तेमाल किया? तो कौन सा? माधवी कुट्टी नाम इस्तेमाल किया।
देखिए, उन्होंने मलयालम में माधवी कुट्टी नाम से लेखन किया, जिसमें उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक माई स्टोरी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और संघर्षों पर चर्चा किया। उनके साहित्यिक कार्यों में प्रेम, पहचान और महिलाओं के मुद्दों के विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हो जाएगा। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं और न्यायिक कार्यों और प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम प्रणाली का नेतृत्व करते हैं, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया और सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र को पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? देखिए, हो जाएगा C.F. एंड्रूज, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया और सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र को पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? तो देखिए, ये हो जाएगा C.F. एंड्रूज, ये हो जाएगा। देखिए, C.F. एंड्रूज 1904 में भारत आया था। उन्होंने 1911 में सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था और वह 1910 के दशक में महात्मा गांधी के साथ निकटता से जुड़ी हुई और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक अलग अलग आंदोलनों का समर्थन किया था। उसके जाने कि एंड्रूज को सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए दीनबंधु यानी कि गरीबों का मित्र की उपाधि मिला, जिससे उन्होंने वंचित के अधिकारों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि लोहे पर जंग लगने और क्षण से बचने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। देखिए, जस्ता का व्यापक रूप से गैल्वेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है, एक प्रक्रिया जिसमें जंग और क्षरण को रोकने के लिए लोहे या स्टील पर जस्ता की एक संरचनात्मक परत लगाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी तकनीक है जो किसी सतह पर धातु की एक पतली परत जमा करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जस्ता एक बलिदान एनोड के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ यह है कि यह अंतर्निहित धातु को क्षरण से बचाने के लिए अधिमानन क्षरण करेगा। उसके बाद जान लीजिए कि जिंक कोटिंग का उपयोग आमतौर पर अलग अलग उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि निर्माण और ऑटोमोटिव, ताकि कठोर वातावरण में स्टील उत्पादों में स्थायित्व को बढ़ाया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि निर्मला उपन्यास किसने लिखा था? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। देखिए, मुंशी प्रेमचंद, जिसका जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही, जो कि वाराणसी के पास हुआ था, वो हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक लघु कथाएं और 14 उपन्यास लिखा, जिनमें गोदान, निर्मला और गबन जैसे प्रसिद्ध काम शामिल है। उनकी कहानियां सामाजिक मुद्दों, ग्रामीण जीवन और आम लोगों के लिए संघर्षों पर केंद्रित है। उन्होंने शुरुआत में उर्दू में लिखा, लेकिन बाद में हिंदी में हस्तांतरित हो गया और सरल और सीधी शैली के साथ आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आम जनता के बीच लोकप्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ये हो जाएगा। देखिए, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का स्थापना जो है 1863 में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हेनरी डुनेट के द्वारा किया गया था, जो युद्ध में घायलों की सहायता करने के लिए आवश्यक से प्रेरित था। ICRC दुनिया भर में संघर्ष, आपदा और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में काम करता है। अक्सर 190 से अधिक देशों में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ समन्वय करता है। उसके बाद जान लीजिए कि ICRC को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो युद्ध के समय मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए इसके अथक प्रयासों को पहचानता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? तो JB कृपलानी थे। देखिए, JB कृपलानी का जन्म जो है 24 अगस्त 1888 को वल्लभीपुर, गुजरात में हुआ था और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे। कृपलानी ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण समय के दौरान 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार की वकालत करते हुए 1952 से 1957 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थान के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सही नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 माइल आइलैंड परमाणु आपदा टोक्यो, ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव भोपाल, ये सही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल, ये भी सही है। इटालियन डायरेक्शनल संकट सेवेसो, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 माइल आइलैंड परमाणु आपदा टोक्यो में नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह 28 मार्च 1979 को पेनिसिल्वेनिया के 3 माइल आइलैंड परमाणु उत्पादन संयंत्र पर हुआ था। यह जो घटना है वो यांत्रिक विफलता और मानवीय त्रुटि के संयोजन के कारण हुआ था। हालांकि दुर्घटना के कारण कोई प्रत्यक्ष
चोट या मौत नहीं हुआ था इसमें, लेकिन इसने परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा के बारे में व्यापक भय और जनता की चिंता पैदा किया था इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि श्री माइल आइलैंड आपदा ने अमेरिका में परमाणु ऊर्जा के विकास में उल्लेखनीय गिरावट का कारण बना, क्योंकि परमाणु सुरक्षा को लेकर जनता की चिंता बढ़ गई थी। इसने दुनिया भर में रिएक्टर सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी पर सख्त नियमों का निर्माण किया, जिससे परमाणु संयंत्र के डिजाइन और संचालन पर प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम हो जाएगा? तो बेरन द्वीप हो जाएगा। देखिए, बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान सागर में स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। 1787 में पहली दर्ज की गई घटना के बाद से इसने कई बार विस्फोट किया, जिसमें से 21वीं सदी में सबसे हालिया विस्फोट हुआ और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के कारण स्कूबा ज्वालामुखी होने के बावजूद आसपास के पानी समृद्ध डाइविंग के लिए लोकप्रिय हो गया। समुद्री जैव विविधता और द्वीप मानवों के द्वारा निर्जन है, हालांकि कुछ वनस्पति और जीव जैसे पक्षी, चमगादड़ और कृंतक जैसे सब मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि पौधों के शीर्ष पर किस पादप हार्मोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है और जड़ों के पास जाने पर यह काम होती है? तो ये हो जाएगा कौन? तो ये ऑक्सिन हो जाएगा। देखिए, फल लगने और पकने में सहायता बिना निषेचन के फल विकास को प्रेरित कर सकता है। ऑक्सिन पादप वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका बढ़ाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है। सबसे अधिक उल्लिखित ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जो पौधों में प्राथमिक प्राकृतिक ऑक्सिन होता है। इसका रसायन सूत्र क्या था? C1H3O2 ये होता है। उसके बाद जान लीजिए कि ऑक्सिन फलों के विकास में भी शामिल होता है तथा फल उगने, वृद्धि और परिपक्वता जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। राय ने रायचूर की लड़ाई 1520 जैसी जीत के माध्यम से विजयनगर का विस्तार किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल में साहित्य का समर्थन किया था और अमुक्त मालिदा लिखा हुआ था। उन्होंने आर्थिक समृद्धि के लिए सिंचाई, कृषि और कर प्रणालियों में सुधार किया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और धार्मिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि उनकी मृत्यु के कारण विजयनगर का क्रमिक पतन हुआ, जो 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों पर मिलता है, कहाँ पर? तो नीलगिरी में। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। लोकप्रिय पहाड़ी स्टेशन ऊटी, जिसे पहाड़ी स्टेशनों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के साथ जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसके बाद जान लीजिए कि नीलगिरी क्षेत्र अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के चाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है, जो यहाँ एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि दिशा किस मंत्रालय की पहल होता है? ये देखिए, जो दिशा है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल हो जाएगा। देखिए, दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य अलग अलग केंद्र सरकार की योजनाओं और क्रियाक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का समन्वय करना और जिला स्तर पर सुनिश्चित करना है। दिशा के तहत गठित समितियों में सांसद शामिल है। चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी विकास गतिविधियों की निगरानी और प्रचार के लिए होता है ये। उसके बाद जान लीजिए कि समिति की अध्यक्षता जिले के एक सांसद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुने हुए प्रतिनिधियों की विकास कार्यों की देखरेख में सीधी भूमिका हो। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि भारत और फ्रांस ने निम्न को कम करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी पर एक क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, किसने किया है? ये किया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के द्वारा। देखिए, भारत और फ्रांस ने मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी पहल पर एक क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया। MOIC कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों को टिकाऊ शहरी गतिशीलता योजनाएं विकसित करने में मदद करना है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, और यह स्वच्छ, अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह 3 भारतीय शहर नागपुर, कोची और अहमदाबाद को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। यह स्थानीय स्तर पर शहरी गतिशीलता योजनाओं को लागू करके शहरी परिवहन में मदद करता है तथा और अपनी टिकाऊ परिवहन नीति को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक वर्नाकुलर अखबार के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस के द्वारा सामग्री की समीक्षा करना पड़ता था। उसके बाद जान लीजिए कि यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सरकार की आलोचना करने वाले को खामोश करने के प्रयास में लागू किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को अखबारों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दिया, जिसमें उनके प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल थी। यदि अखबारों ने कुछ ऐसा प्रकाशित किया जो आपत्तिजनक पाया गया है, यह अधिनियम अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को बहिष्कृत करता था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कि निम्न में से किसकी स्थापना
सर सर होगा, सर स्टैनफोर्ड रेफल्स के द्वारा किया गया था, तो सिंगापुर का किया गया था। देखिए, सिंगापुर शहर की स्थापना सर स्टैनफोर्ड रेफल्स ने 1819 में किया था। वह सिंगापुर को एक प्रमुख ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं और पूर्व और पश्चिम के बीच समुद्री व्यापार के लिए एक रणनीतिक स्थान है। उनकी दृष्टि ने सिंगापुर को एक प्रमुख बंदरगाह शहर में बदलने में मदद किया। इसके भविष्य के विकास की नींव रखा। रेफल्स ने मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर सिंगापुर के स्थान के रणनीतिक महत्व को पहचाना था, जो भारत, चीन और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए आदर्श था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, न्यूयॉर्क शहर में स्थित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह परिसर मैनहट्टन के टर्टल के क्षेत्र में ईस्ट रिवर के किनारे स्थित है, जबकि न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। संयुक्त राज्य के जिनेवा स्विट्जरलैंड, देखिए, संयुक्त राज्य के जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया और नैरोबी केन्या में भी प्रमुख कार्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा जानवर उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे टोड हो जाएगा, ठीक है, टोड। देखिए, उभयचर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ग्रीक एम्फी दोहरा बायोस जीवन, मतलब उभयचर जल और स्थल दोनों में रहने वाला जीव हो जाएगा। इनमें से अधिकांश में 2 जोड़ी अंग होते हैं। शरीर जो है सिर और धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ मौजूद हो सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि उभयचर की त्वचा नम होती है बिना तराजू के। उसके बाद आंखों में पलकें होता है। एक टाइम पेनस कान का प्रतिनिधित्व करता है। पाचन तंत्र, मूत्र और प्रजनन तंत्र एक सामान्य कक्ष में खुलते हैं, जिसे क्लोका कहा जाता है, जो बाहरी रूप से खुलता है। उसके बाद जान लीजिए कि श्वसन गलफड़ों, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से होता है। हृदय 3 कक्ष होता है, 2 आलिंद और 1 निलय। वे ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन बाहरी होता है। वे अंडे देने वाले होते हैं और विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करेगा। देखिए, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा है। यह जो है सर मार्टिमर डूरंड ब्रिटिश भारतीय सरकार के एक सचिव और अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के अमीर या शासक के बीच एक समझौते का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित शोध स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? तो भारती हो जाएगा। देखिए, भारतीय वर्ष 2015 में अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित शोध स्टेशन का नाम है। यह भारत की तीसरी अंटार्कटिका शोध सुविधा है और 2 सक्रिय भारतीय शोध स्टेशनों में से एक है। मैत्री के साथ भारत की पहली प्रतिबद्ध शोध सुविधा दक्षिण गंगोत्री को आपूर्ति आधार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। शोध स्टेशन 18 मार्च 2012 को लागू है, हालांकि यह अभी भी परीक्षण के आधार पर संचालित है। उसके बाद जान लीजिए कि इसके पूर्ण होने के बाद से भारत 9 राष्ट्रों में से एक बन गया है, जिनके पास अंटार्कटिका सर्कल के भीतर कई स्टेशन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कि आप निशिदान की फॉरबिडन सिटी कहाँ पर पाएंगे? तो देखिए, कहाँ पर हो जाएगा? तो ये चीन में हो जाएगा। निशिदान की फॉरबिडन शहर चीन में स्थित है। यह चीन के बीजिंग में एक ऐतिहासिक महल परिसर है, जो मिंग और किंग राजवंशों के दौरान लगभग 500 वर्षों तक चीनी सम्राटों के लिए शाही महल के रूप में कार्य करता था। यह मिंग और किंग राजवंशों के 24 सम्राटों के लिए शाही महल था। 1420 से 1912 तक चीनी सरकार के राजनीतिक और औपचारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। उसके बाद जान लीजिए कि महल पारंपरिक चीनी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह अपने सममिति लेआउट, सुनहरे छतों, लाल दीवारों और जटिल सजावट के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन महलों में से एक है और यह 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह अब पैलेस संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जहाँ अंगुतक चीन के शाही इतिहास से कलाकृतियों के विशाल संग्रह का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कौन हो जाएगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और उपराष्ट्रपति हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। संविधान सभा की प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार थी: अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। उसके बाद की प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर और संवैधानिक सलाहकार BN राव, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अधिकतम SAR मान के रूप में वेट पर केजी वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण की अनुमति दिया है। तो कितना? तो 1.6 वेट पर केजी का, ठीक है। देखिए, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी नई डिजाइन के मोबाइल हैंडसेट के लिए अनुमत विशिष्ट अवशोषण दर जो है सीमा कितना 1.6 वेट पर केजी है, जो 1 ग्राम मानव उत्तक पर 1 सितंबर 2012 को प्रभावी हो जाएगा। भारत ने दुनिया में सबसे सख्त विद्युत उपचुंबकीय क्षेत्र एक्सपोजर मानदंडों में से एक को अपनाया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा ये उपाय लिया गया है।
उसके बाद जान लीजिए कि मोबाइल टावर्स ईएमएफ विकिरण मानदंड है। ईएमएफ एक्सपोजर सीमा बेस स्टेशन उत्सर्जन 1 सितंबर 2012 से प्रभावी मौजूदा एक्सपोजर स्तर का 1/10वां हिस्सा कर दिया गया है। भारत अब दुनिया में सबसे सख्त एक्सपोजर मानदंडों में से एक है। दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन निगरानी को इकाइयों को सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रस्तुत सब प्रमाणन पर ऑडिट करने का काम सौंपा गया है। नंबर 39 यहाँ पे कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कौन से बिमस्टेक सदस्य शामिल यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो भारत और भूटान ये शामिल नहीं हो जाएगा। देखिए भारत ने BRI का विरोध किया है, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में चिंताओं के कारण जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के POK के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत इसे अपनी असंप्रभुता का उल्लंघन मानता है। भूटान भी BRI का हिस्सा नहीं है। इसके चीन के साथ कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है और चीन के साथ अपने क्षेत्रीय विवादों और भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों के कारण यह एक सतर्क दृष्टिकोण रखता है। उसके बाद जान लीजिए कि शेष बिमस्टेक सदस्य देख लीजिए कौन कौन है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन के BRI में अलग अलग हद तक भागीदारी शामिल है। उसके बाद इस का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे का कि निम्न में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था? बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। बारडोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। वह एक सामाजिक नेता थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और एक संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र के इसके एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्होंने अक्सर सरदार के रूप में संबोधित किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए भूमि राजस्व में 22% के अनुचित वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और बढ़े हुए करों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध किया। उन्हें बढ़े हुए कर का भुगतान करने से मना कर दिया गया था। बस इतना ही है फ्रेंड्स। कैसे ही लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।